तो सर मैंने 2 बार एवरेस्ट क्लाइम किया है। और जब भी मैंने फर्स्ट टाइम एवरेस्ट क्लाइम किया 2016 में, तो जब भी मैं टॉप पे खड़ा था तभी मैं डाइट के हिसाब से फुल्ली वीगन था। मैंने कुछ भी ऐसा खाना नहीं खाया था जो नॉन वीगन था। बट जो मैंने अपने बॉडी पे एक जैकेट पहना था, ये जैकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जैकेट आपको -50 डिग्री सेल्सियस जो एवरेस्ट के टॉप पे होता है, 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर पर आवर की विंड्स होती है, उससे बचाता है और आपको जिंदा रखता है। तो वो जो जैकेट मैंने पहना था, वो जैकेट अनफॉर्चुनेटली वीगन नहीं था क्योंकि वो जैकेट को बनाने के लिए डक्स को मारा गया था और वो डक्स के फेदर्स निकाल लिए जाते हैं और वो डक्स के फेदर से वो जैकेट बनता है। 3 या 4 साल मैंने 2012 से मैंने वर्ल्ड की सारी कंपनीज को लिखना शुरू किया था कि वो लोग मेरे लिए एक एनिमल फ्री जैकेट बनाए। पर मोस्ट कंपनीज ने मुझे बोल दिया कि नहीं कुंतल, इम्पॉसिबल है। किसी ने बोला फाइनेंशियली वायबल नहीं है, किसी ने बोला तुम एक ही बंदे हो जो पूरे दुनिया में ये जैकेट मांग रहे हो, बाकी कोई मांग भी नहीं रहा है, किसी ने बोला टेक्नोलॉजी ही नहीं अवेलेबल है तो ये जैकेट बन नहीं सकता है। तो 4 साल हो गए और फिर मैंने काइंड ऑफ गिव अप कर दिया और मैंने बोला अभी मेरा ड्रीम इतना बाजू में है तो मैं जाके पहाड़ चढ़ लेता हूँ। इससे मैं वीगन के बारे में और ज़्यादा बात कर पाऊंगा क्योंकि एटलीस्ट ये सेट हो जाएगा कि वीगन एवरेस्ट चढ़ सकता है। तो ये जब बात पूरी बाहर निकल जाएगी और मैं वीगनिज्म को बहुत आगे कर पाऊंगा। चढ़ गया, ऊपर भी पहुंच गया और डेड एनिमल को बॉडी पे पहन लिया, जो नहीं करना था इतने सालों से, क्योंकि वीगनिज्म मेरे लिए एक एथिकल चॉइस था हमेशा, और अभी भी है और हमेशा रहेगा। तो ये एक कॉम्प्रोमाइज कर लिया उस टाइम पे। और उसके बाद अगले 3 साल तक रात को ढंग से नींद नहीं आई क्योंकि ज़मीर एवरी रात को बोलता था कुंतल वीगन नहीं थे जब ये एवरेस्ट गए थे। और कभी भी स्टेज पे खड़ा रहा, किसी के स्टोरी पे गया, किसी के पॉडकास्ट पे गया, हमेशा अनाउंसमेंट होता था हियर इज द फर्स्ट वीगन इन द वर्ल्ड टू क्लाइम एवरेस्ट। ऑफ कोर्स 2019 में मैं गया, मैंने खुद ने ही वर्ल्ड का पहला एनिमल फ्री जैकेट बनाया एक इटालियन कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके। वो जैकेट पहन के मैं एवरेस्ट चढ़ा भी और मैंने सबको बता दिया कि कंप्लीट वीगन की तरह मैंने एवरेस्ट चढ़ लिया। ना मैंने खाना खाया, ना मैंने कोई ऐसा पहनावा पहना, ना, और जितने लेवल तक मेरे से कंट्रोल हो सकता था उतने लेवल तक मैंने कंट्रोल करके मैं वीगन था। मैं परफेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, पर मेरे से जितना हो सके मैंने 150% एफर्ट डाल के मैंने ये किया। बट एट द सेम टाइम 2016 में मैं वो डेड एनिमल को पहन के चढ़ा और मैंने अपने वैल्यूज़ और एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज़ किया। और कभी कभी ऐसे डर लगता है कि फ्यूचर में भी कुछ ऐसा आया तो क्या मैं अपने एथिक्स को वापस कॉम्प्रोमाइज कर लूँगा। और ये एकदम डायलेमा मेरे माइंड में रहता है कि मैंने क्यों किया वो। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैंने अपने ड्रीम को क्यों एनिमल की जान के ऊपर रखा। तो वो मैं उससे रिकंसाइल नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं, देखिए, मैं मानता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि किसी व्यक्ति को अगर आंकना है या देखना है कि उसे सम्मान कितना देना है, तो वो इस आधार पर होना चाहिए कि उसने चुनौतियाँ कौन सी उठाई हैं। ऐसे नहीं कि उसने हासिल क्या किया, ऐसे देखना होता है कि किन हालातों में हासिल किया, उसके खिलाफ कौन सी स्थितियाँ थीं। तो हम सब पैदा होते हैं ना एक माहौल में, माहौल हमारे भीतर घुस जाता है कल्चर बन के, और माहौल बाहर रहता है समाज बन के और बाज़ार बन के। ठीक है, हम सब उसी संस्कृति से, कल्चर से आ रहे हैं और हमारे बाहर समाज भी वही है और बाज़ार भी वही है। तो शुरुआत तो हम सब ने बड़े पीछे से करी है ना, क्योंकि हमें जो संस्कृति दे दी गई है उसमें हिंसा बहुत है। देखिए, जहाँ कहीं भी इग्नोरेंस होती है ना, अज्ञान, वहाँ हिंसा होती ही होती है। अज्ञान और हिंसा एक ही चीज़ के दो नाम होते हैं। तो हमारे दिमाग में हिंसा बहुत डली हुई है। और जब आप बाज़ार की ओर देखते हैं तो वो भी आप में लगातार हिंसा ही बढ़ाना चाहता है। तो स्थितियाँ बहुत हमारे विपरीत रहती हैं, एडवर्स, प्रतिकूल रहती हैं। उसमें आप 2016 में वीगन होकर चढ़ गए और आपने बतख के परों का प्रोटेक्शन पहन रखा था। मैं इस बात पर बहुत दोष नहीं दे सकता,
क्योंकि मुझे ये देखना होगा कि बाज़ार आपको क्या देने को राज़ी है। ऐसा तो नहीं है कि बाज़ार आपको एक हिंसा मुक्त उत्पाद देने को राज़ी था, आपने लिया नहीं, या आपने कह दिया महंगा है साहब मैं नहीं खरीदूंगा। ऐसा तो नहीं था। और ये बाज़ार आपके नियंत्रण में तो है नहीं। ठीक। इसी तरीके से जन्म से तो आप वीगन नहीं थे, न जन्म से मैं वीगन था। मैं अपने आप को कितना दोष दे दूं कि अगर आज से 10-15 साल पहले तक मैं खासकर पनीर बहुत खाता था। ठीक। इस समाज की पैदाइश है, इसी ने भीतर संस्कार और बाहर बाजार दिया है, और संस्कार और बाजार दोनों कह रहे हैं कि पनीर खाओ, तो मैं भी खाता था। सवाल यह है कि जब बात समझ में आने लगी उसके बाद क्या किया। ठीक है, शुरुआत बहुत पीछे से हुई थी, लेकिन आगे बढ़ गए, वयस्क हो गए, फिर जानकारी मिलने लगी, जब आंख खुल गई, तथ्य सामने आ गए, उसके बाद क्या किया। और आपने बहुत जल्दी बहुत कुछ कर दिया। 2016 से 2019 के बीच में ही आपने कह दिया कि साहब खाता तो मैं हूं ही नहीं कुछ भी ऐसा जिसमें कोई पशु पदार्थ सम्मिलित हो, मैं ऐसा कुछ पहनूंगा भी नहीं जिसमें कहीं से भी पशु हिंसा का तत्व हो। और वो पहने बिना आप एवरेस्ट पर चढ़ गए। आप ऊंची से ऊंची बधाई के हकदार हैं, और इतनी सी बात नहीं है कि एवरेस्ट को फतह कर लिया, बहुत लोगों ने कर लिया अब तक। मेरे ख्याल से कितने, सैकड़ों से ऊपर, बहुत सारे लोग होंगे अब तो। वर्ल्ड में तो 7,000 लोगों ने कर लिया। 7,000 लोग हो गए, तो वो अभी भी बहुत एक बिरली घटना होती है। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बिरली बात यह है कि एक आदमी सिर्फ बाहरी स्थितियों को ही नहीं चुनौती दे रहा है, वो अपनी आंतरिक सीमाओं को भी चुनौती दे रहा है। तो उसके लिए आप बहुत सम्मान और बधाई के हकदार हैं। कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। आप किसी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके अतीत के आधार पर थोड़ी कर सकते हैं। मैं किसी को देखूं और मैं याद करने लगूं कि ये व्यक्ति इतिहास में कैसा था, ये तो मेरी बेवकूफ़ी हो जाएगी। मुझे ये देखना है ना कि इतिहास उसका जैसा भी था, वो वहाँ से उबर करके, निकल करके, चुनौती दे करके, आगे बढ़ करके आज कहाँ पहुँचा है। भाई आप अगर अतीत ही देखोगे तो अतीत में तो सब इतने ही बड़े थे छोटे से, और अतीत में तो कोई ठीक से बोल भी नहीं पाता था, ना कोई चल पाता था। तो आपको अगर अतीत ही देखना है तो अतीत तो सबका यही है कि पड़े हुए हैं, और जो अपना पहन रखा है लंगोटा वो भी गंदा कर रखा है। अतीत तो सबका ऐसा है, दुर्गंध भरा। अतीत की बात नहीं होती है, बात होती है अतीत को चुनौती देने की। अतीत कैसा है ये नहीं बात है, बात यह है जैसा भी था अतीत, उसको चुनौती दी कि नहीं दी। सम्मान का हकदार वो है जो चुनौती देता है, भले ही बहुत पीछे से आ रहा हो, भले ही चुनौती देने के बाद भी अभी वो बहुत पीछे हो, क्योंकि जब इतनी पीछे से शुरुआत करोगे तो आगे बढ़ने के बाद भी पीछे ही रहोगे थोड़े। वो पीछे होकर भी बहुतों से बहुत आगे है, क्योंकि उसने आगे बढ़ने का साहस दिखाया। यू हैव टू कंसिडर द ऑड्स अगेंस्ट विच अ पर्सन फॉट एंड अकम्प्लिश्ड। चुनौतियाँ क्या थीं, तो वो चीज़ देखनी होगी। आज भी हम ऐसे कहने लग जाएं कि कोई इंसान है, मान लीजिए 40-50 साल का हो गया, उसने पूरी ज़िंदगी मांस ही मांस खाया है, बहुत होते हैं ऐसे, और वो कहने लग जाए कि जी साहब अब हम क्या सुधरेंगे, आधी ज़्यादा ज़िंदगी तो निकाल दी मांस खाते हुए, अब हम क्या सुधर जाएंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप खाते थे, उसके पीछे कारण थे, बाहरी कारण भी थे, आंतरिक कारण भी थे। हमने बाहर कहा समाज और बाजार है, और भीतर हमने कहा संस्कार और अज्ञान। ठीक, तो बाहरी भीतरी कारण थे जिनके कारण आप आज तक हिंसा भरा जीवन जी रहे थे। आज कुछ नया कर दीजिए ना। कोई व्यक्ति अपने आखिरी क्षण में भी जग जाए तो जग गया, जग तो गया ना, कभी देर नहीं हो जाती है। तो उसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है, बल्कि मैं क्या बोलूं, जहाँ तक वीगन होने की बात है, आप मुझसे तो बहुत आगे हैं। मुझे तो वीगन हुए अभी मुश्किल से 8-10 बरस हुए हैं, और आप उससे कहीं पहले से वीगन है, 20 साल से वीगन है। तो अगर मुझे इस आधार पर ही कहना होगा कि कोई दोषी है कि वो कभी कुछ खाया करता था, या कभी उसने कपड़े पहन लिए जिसमें एनिमल प्रोडक्ट था, तो सबसे बड़ा दोषी तो मैं खुद ही हो जाऊंगा। दोषी मैं हो जाऊंगा अगर आज सब जानने समझने के बाद भी मैं नालायकी करता हूँ।
दोषी मैं हो जाऊंगा। आज जब मैं जान गया हूँ कि ये कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है, उसके बाद भी मैं इसके बारे में दुनिया में जानकारी ना फैलाऊं, जो काम अभी हम कर रहे हैं ये काम मैं ईमानदारी से ना करूं, तो मैं दोषी हो जाऊंगा। 10 साल पहले मैंने क्या किया उससे मैं दोषी नहीं हो जाता आज, ठीक है। लेकिन आज सब जानते बूझते भी मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह न करूं तो मैं बहुत बड़ा दोषी हो जाऊंगा। सबको ही जगना पड़ेगा, और जो ही जगेगा उसके अतीत में तो नींद और अंधेरा ही होगा ना, नहीं तो जगने की क्या बात। तो जगने के विरुद्ध हम ये तर्क कैसे दे सकते हैं कि एक दिन इसकी चेतना में नींद थी और अंधेरा था। अरे साहब था तभी तो वो जग रहा है अब। तो वो अंधेरा जगने का कारण है, वो अंधेरा जगने का विरोधी नहीं हो सकता। So on the topic of ethics, I have a slightly different question, but it's still on ethics. And this happened a few years ago. So I was vegetarian for about 5 years and vegan for the last 2. And I would go out on dates with women. I would meet on the apps. And even though I didn't eat animal products, I would still pay for it if they wanted to eat it or if they ordered it when we went out. And I would say things like, oh, it's your life, you can do what you want, or it's a personal decision. And the reason I did that was because I was hoping that I would get to sleep with them. And if I said, no, you're an animal killer and an animal abuser, and I'm not going to pay for it, it would kill the entire vibe. And I've always felt guilty about that, very dirty and slimy. And like you said, I've never been able to reconcile what you did. Similarly, I've never been able to come to terms that I literally paid money to have an innocent, gentle creature that never harmed me slaughtered just so that I could have some sexual pleasure. So I guess that's the first part of the question. And the second part is, there are times when I want to do the right thing, and I'm wondering, does that mean I'm going to be lonely if I'm going to say no to anyone who eats animal flesh? I guess there's some of my friends or people I know say it's fine to be in a relationship where someone eats animal flesh. They do it, I don't do it. And it's a compromise. And I kind of judge those people. I say, well, you're just enabling someone else's rotten behavior. And if you wouldn't eat animal flesh, why are you supporting someone and providing comfort and solace and financial support for someone to do that? And I judge them for that. देखिए, जो इंसान आइसक्रीम खा रहा है आपके साथ, ठीक है, आइसक्रीम खाने के मौके पर वो व्यक्ति ठीक ठाक सा ही लगता है, आइसक्रीम ही तो खा रहा है, ठीक है। प्लेट में होगी आइसक्रीम या कोन में होगी। अब कोई कोन में आइसक्रीम खा रहा है, वो चॉकलेट आइसक्रीम है भूरे रंग की, अपना वो खा रहा है, उसमें थोड़ी सी खुशबू भी आ रही है, तो ऐसा तो कुछ लगता नहीं कि बहुत बड़ा कोई पाप हो रहा है, नहीं लगता ना, ठीक है, नहीं लगता। अब यही जो व्यक्ति आपके साथ है, आप डेट पर गए हैं और कोई महिला, कोई लड़की आपके साथ है, आपके साथ डेट पर है, और वो एक राह चलते बकरे को या घोड़े को पकड़ करके, अचानक पकड़ करके अपनी जेब से खंजर निकाले और खच 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 वहीं आपके साथ मारना शुरू कर दे, ठीक है, अब कैसा लग रहा है? वो आपके साथ एक चॉकलेट सॉफ्टी खा रही है, तो इसमें तो कुछ किसी को बुरा लगता ही नहीं, आप फोटो भी खींच लोगे, बल्कि आप डाल दोगे, कहोगे तो अच्छी बात है, क्या हो गया। लेकिन वही जो आपके साथ महिला है, आप जिसके साथ डेट पर गए हैं, आपके साथ चल रही थी और प्यार भरी मीठी बातें चल रही थी, रोमांटिक, और तभी उसको दिख गया सड़क किनारे एक घोड़ा या गधा या कुत्ता, और उसने क्या किया, वो जानती नहीं है उसको, क्योंकि हम जिनका मांस खा होते हैं हम कभी उन्हें जानते हैं क्या? जानते तो कुछ भी नहीं है, बस मांस खा जाते हैं किसी का। और उसको दिख गया वहाँ एक घोड़ा खड़ा हुआ था, वो भी बूढ़ा, क्योंकि ज़्यादातर जो जानवर कटते हैं वो बूढ़े ही होते हैं,
तो कूद के गई, घोड़े को पकड़ा और गिराया और जेब से निकाला। और अब कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? अब अच्छा नहीं लग रहा। ग्रिजली, हॉरिफिक, गोरी, हिंसक। पर जो चॉकलेट कोन वाली स्थिति थी और जो घोड़े को गिरा करके कत्ल करने वाली स्थिति है, इन दोनों में वाकई कोई अंतर है क्या? इन दोनों में वाकई कोई अंतर है क्या? बस माया का खेल है कि आंखों को, इंद्रियों को दिखाई नहीं पड़ता। व्हाट अ ग्रोस एक्ट, ऐसे ही बोलेंगे ना सब कि क्या चल रहा है, दिस इज सो, दिस इज एन असॉल्ट ऑन द सेंसेस, हाउ कैन यू डू दिस, इस तरह के कमेंट्स आएंगे ना। और वैसा कोई कमेंट नहीं आता है जब आप आइसक्रीम खा रहे होते हो, जबकि आइसक्रीम में जो दूध है वही सीधे सीधे खून बन रहा है। इतनी बार हम ये सवाल उठा चुके हैं कि आप सोचते क्यों नहीं हो कि दूध देने वाली एक मादा जो 7-8 साल की उम्र के बाद दूध देना बंद कर देती है, गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, कोई हो, फिर उसका क्या होता है? क्योंकि अभी उसके पास जीने के लिए 5-7 बरस बचे हुए हैं। ऐसा तो नहीं जिस दिन दूध देना बंद करती है उसी दिन मर जाती है, ऐसा तो नहीं होता। अभी तो उसके जीने के कई साल बचे हुए हैं। तो उसका क्या करते हैं? जो किसान है उसको पालता रहता है कि दूध नहीं दे रही फिर भी पालूंगा और रोज़ इसको खिलाऊंगा। किसान ऐसा करता है क्या? क्या होता है उसका? वो जाती है, वो कटती है, उसका मांस बनता है, और भारत में मांस उतना ज़्यादा खाया तो जाता नहीं, तो सब एक्सपोर्ट होता है। ये बड़ा सीधा सा गणित है, पर ये हमारी समझ में क्यों नहीं आता कि वो जो आप आइसक्रीम खा रहे हो उसमें और एक भैंस को ज़मीन पर गिरा करके उसका गला रेत देने में कोई अंतर नहीं है। आपकी स्वीटहार्ट भैंस पे चढ़कर बैठी हुई है, उसका खून पी रही है। अब कैसा लग रहा है सोचने में? ब्रूटल लग रहा है ना? आप यही बोलोगे शी इज अ ब्रूट। पर जब चॉकलेट कोन है तो शी इज सो क्यूट। वो जो क्यूट है वही तो ब्रूट है। ये हमें समझ में नहीं आता। तो बात इसमें एथिक्स की भी कहाँ है बताओ? ये तो बात सीधे सीधे फैक्ट की है कि देखो तो वो एक ही घटना है, एक ही घटना है। तो जब कोई आपके साथ है और कह रहा है डेटिंग पे आए हैं, प्रेम की बात आगे बढ़ेगी, और वो ये सब करने लगे, तो उसके साथ वही व्यवहार करिए जो आप उस व्यक्ति के साथ करेंगे जो एक घोड़े को या भैंस को ज़मीन पे गिरा करके उसका गला रेत रहा होगा। उसके साथ आप क्या व्यवहार करेंगे? उसके साथ आगे आप डेटिंग करेंगे। और वैसे ही वो चॉकलेट थोड़ी सी नाक पे लग जाती है खाते खाते, कई बार होता है नाक पे लग गई या होंठ पे ऊपर लग गई, तो क्यूटनेस में और इजाफा हो जाता है। उसको ऐसे देखिए कि किसी के मुंह पे खून पुता हुआ है, अब कैसा लग रहा है? अब कैसा लग रहा है? अब प्रेमी जन तो अक्सर एक दूसरे के मुंह पे चॉकलेट लगी है तो चाट भी लेते हैं, उससे प्यार और बढ़ता है। पीडीए का ये तरीका भी अब काफ़ी प्रचलित हो गया। आप एक ही कोन में साथ साथ खाओगे, जब उतना सा कोन है उसमें दोनों साथ साथ खाओगे तो उधर चॉकलेट लग जाएगी, उसको चाटो। खून भी क्यों नहीं चाट लेते? उसके चेहरे पर किसी का खून लगा है, चाटोगे क्या? तो उसमें एथिकल बात क्या है? हत्या तो हत्या है, हत्या तो हत्या है, चाहे वो चॉकलेट कोन के नाम पर की जाए, प्यार के नाम पर की जाए, व्यापार के नाम पर की जाए, धर्म संस्कार के नाम पर की जाए, हत्या तो हत्या है। और अभी भी यहाँ पर हमें थोड़ी गुंजाइश हो जाती है, क्योंकि अभी बात हो रही है किसी थोड़ी सी अपरिचित महिला की जो डेटिंग पे मिली है। अब वो व्यक्ति अपरिचित ना हो, अपने ही घर का हो, तो क्या करोगे? मान लो वो वाना भी या वुड भी नहीं है, वो आपकी वाइफ ही है। वो कह रही है मैं तो चॉकलेट स्ट्रॉबेरी मुझे तो चाहिए ही चाहिए कोन। अब क्या करना है आप बताओ ना? वही करना है। आपकी पत्नी हो, आपका पति हो, आपका बाप हो, आपकी माता हो, आपके दोस्त यार हो, आप इनमें से किसी को पाएंगे किसी का कत्ल करते हुए,
तो जो करेंगे वही तब किया करिए जब वो जोर देते हैं कि हमें दूध तो पीना ही है। तो सर बात फिर उस रिश्ते की क्वालिटी पर ही आ जाती है ना। आपको और गहराई से जाना पड़ेगा मेरे ख्याल से। जैसे इन्होंने डेटिंग का एग्जांपल दिया, अब वो जो उद्देश्य है डेटिंग पर जाने का, वो उद्देश्य बहुत बढ़िया, बहुत एकदम सही बात है। डेटिंग पे तो इसलिए गए हो ना कि प्यार गहराएगा। अब कुछ बोलते हैं, भले हम ये बोलते हैं कि जस्ट वांटेड टू हैंग आउट एंड हैव अ नाइस इवनिंग, ऐसे ही बोला जाता है, जस्ट टू शो दैट यू आर नॉट डीपली इन्वेस्टेड इन इट। दिल ही दिल में तमन्ना तो यही होती है कि बात आगे बढ़े और आगे बढ़े और फिर एकदम ही आगे बढ़ जाए। जो व्यक्ति इतना हिंसक है वो तुमसे प्रेम कैसे कर लेगा भाई? उससे प्यार ही तो मांगने जा रहे हो, उसके पास प्यार है ही नहीं तो आपको कैसे दे देगा? अब प्यार तो सूरज की तरह होता है, वो तो चमकता है और जब चमकता है तो किरणें सब पे पड़ती हैं। यदि प्रेम होता है तो प्रेम होता है। फिर आप ऐसा थोड़ी कर सकते हो कि अपने बच्चे के लिए बहुत प्रेम है और कुत्ता है उसको लात मार रहे हैं, वो तो प्रेम नहीं है, वो कोई और चीज़ है, हार्मोनल है, भावनात्मक है, कुछ और चीज़ है वो। तो आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो जो इग्नोरेंस में धंसा हुआ है, हिंसा में फंसा हुआ है, वो व्यक्ति आपसे भी प्यार कैसे कर लेगा? और ये तो हम चॉकलेट कोन की बात कर रहे हैं, यहाँ तो डेटिंग के समय पूरा पूरा तंदूरी मुर्गा। आप दोनों में प्यार बढ़ रहा है, वो मुर्गा कह रहा है मैं तो जान से गया, मेरा क्या था इसमें। और कई बार वो बेबी लैम्ब होता है, एक छोटा मेमना, एक छोटा बच्चा मेमना, और आप कह रहे हो हम दोनों प्रेम की बातें करने आए हैं और सामने वो भुना हुआ मेमना रखा हुआ है। ये कौन सा प्यार है? और उस मेमने की लाश पर ये जो प्यार परवान चढ़ रहा है, ये कितनी दूर तक जाएगा? क्या ये दो व्यक्ति आपस में भी एक दूसरे को प्रेम कर सकते हैं? संभव है क्या? सोच के देखिएगा। मैं उस मेमने के प्रति इतना क्रूर हूं, इतना क्रूर हूं, मैं उसका मांस चबा रहा हूं, मैं एक बच्चे का मांस चबा रहा हूं, मैं किसी से भी क्या प्यार करूंगा? क्या प्यार करूंगा? फिर लोनली हो जाते हैं, ठीक है, राक्षसों की संगत से तो बेहतर है अकेले ही रह लो। राक्षस हो, राक्षसनियां हो, उसे खून पीना है साहब, आप उसकी संगत करोगे तो आपका पिएगी। आपको बहुत शौक हो खून किसी को पिलाने का ही, तो रक्तदान कर दीजिए, किसी की जान बचेगी। आप किसी ऐसे के साथ क्यों डेटिंग कर रहे हैं जिसकी हॉबी है खून पीना? वो आपका भी तो खून ही पिएगा ना व्यक्ति। जितनी आबादी थोड़े समझदार लोगों की है, अगर वही ये निश्चय कर लें कि हिंसक लोगों को मुंह नहीं लगाएंगे, तो भी हिंसक लोगों को थोड़ा झटका लगेगा, थोड़ी आंख खुलेगी और हिंसा के लिए उनको थोड़ा डिसइंसेंटिव मिलेगा कि देखो बुरा काम करा तो उसका नतीजा ये हुआ कि एक बढ़िया आदमी हाथ से निकल गया। लेट्स कॉल इट ऑफ राइट नाउ। क्यों नहीं बोल सकते हैं? द मोमेंट देर इज द मेन्यू and she picks the wrong items from the menu, why can't you get up that moment itself? नहीं भाई, ठीक है, हो गया, हो गया देवी जी, हो गया। देवी जी हो, देवता जी हो, कोई हो, बात महिलाओं पुरुषों दोनों के लिए है। हम ये बात कर रहे हैं कि वीगन्स को ही डेट करना चाहिए, या बेसिकली द आइडिया इज के
जो कंपैशनेट पर्सन है, जो स्पिरिचुअल पर्सन, अगर हम उनको ही डेट करें तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा और दैट इज़ द राइट थिंग टू डू। बट फिर इशू क्या है कि अगर वीगन्स को डेट करेंगे और फिर अगर आगे का आइडिया है कि वो प्रोक्रिएट भी ना करे, सो हमारी पॉपुलेशन तो घटती रहेगी और जो हिंसक लोग हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी। तो ऐसे तो हम चेंज भी नहीं कर पाएंगे। काफ़ी एक दूसरे को सब प्रभावित करते हैं। कोई भी चीज़ आइसोलेशन में नहीं होती ना। अगर कहीं ऐसी ज़बरदस्त दिव्य घटना घट रही होगी कि एक समाज, एक समुदाय, कम्युनिटी ही बन रही है जिसमें सब लोग, महिला हो पुरुष हो, सब लोग एकदम जागृत हैं, तो ये कम्युनिटी बड़े आनंद की होगी। सफरिंग का स्तर इसमें काफ़ी कम होगा। और जब ऐसी कोई चीज़ विकसित होती है तो चारों ओर से और लोगों को आकर्षित करती है, क्योंकि दुनिया में हर आदमी तलाश क्या रहा है? एंड ऑफ सफरिंग। और वो एंड ऑफ सफरिंग अगर कहीं दिखाई देगा तो सब अपनी ओर खिंचे चले आएंगे। ठीक है। अगली बात, ऐसा नहीं है कि आपको एक वीगन को ही डेट करना है। देखिए, हमने बार बार कहा कि आप किसी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके अतीत से ही तो नहीं कर सकते। अब कोई पैदा ही हुआ है मांसाहारी घर में और वो 1-1.5 साल का था तभी उसके मुंह में मांस ठूस दिया गया। ऐसे ही करते हैं माँ बाप। बच्चों की आमतौर पे प्राकृतिक रुचि होती नहीं है मांस में, उन्हें ठूसा जाता है। कई बार तो धर्म के नाम पे ठूसा जाता है। तो उसका हम कितना कसूर मान लें? या उसके बाद कोई व्यक्ति है वो चला गया, वो किसी ऐसे माहौल में रहने लगा जहाँ मीट मटन खूब चलता था पढ़ाई के समय या नौकरी के समय, तो उसका कितना दोष मान लें? पर इतना तो होना चाहिए ना कि जब वो किसी वीगन से संपर्क में आए तब कम से कम तैयारी दर्शाए कि नहीं, मैं गलत था और मैं मांस और हिंसा छोड़ने को तैयार हूँ। ये भी हो जाए तो कोई कम नहीं है, बहुत अच्छा है। तो आपको बने बनाए वीगन तो कहाँ ही मिलेंगे, बहुत कम होते हैं। बनाने पड़ते हैं। और बनाने के लिए हमारे पास एक बड़ा दिल और पैने तर्क होने चाहिए। दोनों बातें, दिल बड़ा हो और तर्क पैने हो, शार्प आर्ग्यूमेंट्स, तब जा कर के बात बनती है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? चमत्कार सा ही है ना कि एक व्यक्ति जो पूरी तरह मांसाहारी था, कि उसको दिन में 3 समय मांस चाहिए होता था, वो मांस क्या, दूध भी छोड़ दे। ऐसा जब कुछ होता है तो आपको बड़ी ऊर्जा, बड़ी प्रेरणा मिल जाती है और आगे बढ़ने को। जैसे कि आपका सारा काम किसी ने सत्यापित कर दिया हो, मुहर लगा दी हो, वैलिडेट कर दिया हो। वही चीज़ तो है जो आपकी संस्था को हमारी इतना चलाए रखती है। रोज़ ही दर्जनों में, सैकड़ों में लोगों की आप बीती आती है, लोगों के टेस्टिमोनियल्स आते हैं कि किस तरह कोई किसी दुखद स्थिति से उबरा है, किसी ने मांस छोड़ा है, कोई आत्महत्या की कगार पर था, वहाँ से बचा है, कोई एक साहसिक करियर का निर्णय ले पाया है, कोई किसी गलत रिश्ते से बाहर आ पाया है। और जैसे मैंने कहा, उसमें ये सब भी खूब शामिल होता है कि अब 6 महीने हो गए दूध छोड़े हुए और दूध की कोई तलब भी नहीं लगती, एकदम याद ही नहीं आता दूध। वही जो मैं आपसे बोल रहा था ना पहले कि जब आप आध्यात्मिक होते हो तो ये हिंसा और हिंसा से जुड़ी चीज़ें बस छूट जाती हैं, आपको बहुत कोशिश भी नहीं करनी पड़ती। कई बार तो चीज़ें जब छूट जाती हैं आपको बाद में पता चलता है अरे छूट गई क्या। कोई और आके आपको याद दिलाता है, कहता 3 महीने हो गए तुमने फलानी चीज़ अभी तक करी नहीं या खाई नहीं, तो आप कहते हो अच्छा, उस चीज़ के प्रति तो अब कोई रुचि ही नहीं रही। तो ये सब चीज़ें होती हैं और इनका प्रयास करना चाहिए। और जब इसमें सफलता मिलती है बड़ा आनंद आता है, सफलता नहीं भी मिलती तो भी भीतर जज्बा तो बना ही रहता है क्योंकि काम अच्छा है।
इस तर्क पर कभी मत जाइएगा कि सब अच्छे लोग अगर अपनी तादाद कम कर लेंगे तो बुरे लोग तो हावी हो जाएंगे ना। मैं ये तर्क बहुत सुनता हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि सबको अच्छा बनना है, सबको अच्छा बनना है। ये लगभग वही तर्क है कि दुनिया में अगर सब गौतम बुद्ध हो गए तो दुनिया कैसे चलेगी, या सब अगर समझदार हो गए और ऊंचे ही काम करने लगे तो समाज को चलाने के लिए जो सब घटिया काम करने होते हैं वो कौन करेगा? तो ये सब नहीं सोचना है। संख्या बढ़ाने का तरीका सिर्फ पैदा ही करना थोड़ी होता है। अब जो हैं उनको, कितनी अच्छी बात कही है, कितनी अच्छी बात कही, कितनी अच्छी। अगर वीगनों लोगों की, अच्छे लोगों की, ऊंचे लोगों की संख्या बढ़ानी है तो उन्हें पैदा ही को करना है। जो अच्छे नहीं है उन्हें अच्छा बना दो, वैसे भी तो संख्या बढ़ती है। बहुत बढ़िया। इसी पर जो चर्चा हुई उसमें एक बात कही कि हिंसा तो हिंसा होती है, और कई लोग इसको कुतर्क की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि वीगन्स को कहते हैं कि आप भी तो पेड़ पौधों को खा रहे हैं, प्लांट्स ऑल्सो हैव फीलिंग्स एंड एनिमल्स ऑल्सो हैव फीलिंग्स, सो दे गिव सम साइंटिफिक आर्गूमेंट्स ऑल्सो कि ऐसा पाया गया है कि प्लांट्स में फीलिंग होती है। तो इस पर कैसे हम उनको जवाब दें? कुंतल जी बोलेंगे क्या करना है ऐसे लोगों का जो बोलते हैं कि प्लांट्स में भी तो जान होती है, फीलिंग होती है। तो मैं तो 20 साल से वीगन हूँ और मैंने इतना डिबेट किया है 20 साल में इन लोगों से कि अभी तो अगर कोई मुझे बोलता है कि प्लांट्स हैव फीलिंग्स तो मैं तो सीधा इग्नोर करके टाटा बाय बाय करके मैं निकल जाता हूँ, क्योंकि इनसे आर्ग्यूमेंट करना मतलब ये जो आप वॉल देख रहे हो ना पीछे, इसके जाके सर भटकाना है अपना, मतलब वैसा हो जाता है। तो मैं तो डिबेट करता ही नहीं हूँ इनसे। पर आचार्य जी के पास बहुत सारे तर्क होंगे और बहुत सारे अच्छे अच्छे आर्ग्यूमेंट्स होंगे। तो नहीं, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जब वो कहते हैं कि पौधों में भी तो कॉन्शियसनेस होती है, जीवन होता है, मैं मानता हूँ। आपको पौधों से इतना प्यार है और उस प्यार का मैं सम्मान करता हूँ, तो चलिए पौधे ही बचाते हैं, जानवरों को छोड़ते हैं। तो पौधे कैसे बचाएं? पौधों को बचाने का भी सबसे अच्छा तरीका है मांसाहार न करना। देखिए साहब, मैं मान लीजिए मैं हूँ शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी, ठीक है। तो मैंने क्या खाई? मैंने खाया मान लीजिए आधा किलो साग, उससे मेरी पूर्ति हो गई। मैंने आधा किलो साग खाया, बढ़िया मस्त, मेरी पूर्ति हो गई। आप हैं शुद्ध मांसाहारी, आपको चाहिए आधा किलो मटन। मैंने आधा किलो जब साग खाया तो उसमें कुल कितने ग्राम, कितने वजन के पौधे मारे गए? आधा किलो साग बना है तो मान लीजिए 1 किलो वजन के पौधे जो हैं उस आहार के लिए इस्तेमाल हो गए, तो 1 किलो। और आपने अगर मटन खा लिया आधा किलो, आप मटन क्यों खा रहे हैं? क्योंकि आपको पौधों से प्यार है। आपको पौधों से इतना प्यार है कि आप कह रहे हैं कि साहब मैं मटन खाने को तैयार हूँ, पौधे नहीं खाऊंगा, पौधों की जान बची रहनी चाहिए, तो आपने मटन उठा रखा है। अब वो आधा किलो मटन कैसे बना होगा? उतना मांस बकरे के शरीर में कैसे बनता है? थोड़ी साधारण बुद्धि की बात है। आधा किलो बकरे का मांस तैयार हो, उसके लिए बकरे ने कितने किलो पौधे खाए होंगे? 10 किलो, 20 किलो और सैकड़ों में। पूरे उसके जिंदगी का सवाल है, राइट? वो तो 7-8 साल वो बकरा बड़ा हुआ, इतने सारे खाता ही गया। तो आपकी प्लेट पर जो मांस रखा है, अगर उसका प्लांट इक्विवेलेंट रख दिया जाए कि वो जो मांस है वो कितने पौधों को मार करके तैयार हुआ है, तो आपकी प्लेट पर एक पूरा जंगल होगा। जंगल नहीं होगा तो कम से कम पूरा एक खेत होगा, खेत नहीं होगा तो कम से कम पूरा एक बाग होगा। आपकी प्लेट में समाएगा नहीं, इतने आपने पौधे मार दिए। तो जो लोग ये भी तर्क देते हैं कि पौधों को भी तो बचाना ज़रूरी है, अरे वीगन वालों या वेजिटेरियंस, तुम लोग तो बात करते रहते हो सिर्फ जानवरों की, पौधों को भी तो बचाना ज़रूरी है। मैं उनसे कह रहा हूँ, मैं आपसे सहमत हूँ, पौधों को भी बचाना ज़रूरी है। और पौधों को बचाने का एक ही तरीका है, जानवरों को मत खाओ। क्योंकि जब तुम जानवर का आधा किलो मांस खाते हो तो तुमने 100 किलो पौधे मार दिए। वो मांस कहाँ से आ रहा है वरना? नहीं 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 नहीं, हमारे यहाँ तो जो बकरे होते हैं वो धूल पे पलते हैं, पानी पीते हैं, सांस लेते हैं, धूल चाटते हैं,
और इतने में 30 किलो के हो जाते हैं। थोड़ा होश में आओ। दुनिया में 99% जो मांस खाया जाता है इंसानों द्वारा वो फार्म्स से आता है। सड़क के चूज़ों, मुर्गों, बकरों, भैंसों से नहीं आता। ये एक इंडस्ट्री है पूरी। यहां तक कि दुनिया की, चौंकने के लिए सब तैयार रहिएगा बिल्कुल, दुनिया की 70% खेती सिर्फ जानवरों को खिलाने के लिए होती है। कैसा लगा? दुनिया की 70% खेती होती है जानवरों को खिलाने के लिए। और ये जो जानवरों को खिलाने के लिए खेती की जा रही है, ये इंसानों में कुपोषण और भुखमरी का एक बड़ा कारण है। क्योंकि जो अन्न पैदा हो रहा है वो किनको जा रहा है? जानवरों को। जानवरों को क्यों जा रहा है? ताकि कुछ हवसी लोग मांसाहार कर सकें। जिनकी वहशत और जिनकी जबान काबू में ही नहीं आ रही, उनकी खातिर 70% जो एरेबल लैंड है जिस पर खेती की जा सकती है, उस पर जानवरों के खाने के लिए चारा उगाया जा रहा है, अन्न उगाया जा रहा है। इतना ही नहीं, चूंकि ये मांसाहारियों की तादाद और भूख और हवस बढ़ती ही जा रही है, तो जमीन नहीं है जिस पे जानवरों के लिए चारा उगाया जा सके, तो क्या किया जा रहा है? जंगलों को, जंगल साफ किए जा रहे हैं पूरे के पूरे, ताकि और जमीन हो जिस पे और जानवर पैदा किए जा सके, उन्हें खाना खिलाया जा सके, ताकि फिर कोई उनका मांस खा सके। ये चल रहा है। और ये सब इनके पास चेहरा है। ये हिम्मत कर लेते हैं बोलने की कि हमें तो पौधों से प्रेम है, और पौधों की भी तो जान जाती है। अरे तुम पौधों खाते हो, हम जानवर खाते हैं, दोनों में जान है, बात बराबर हो गई, शाबाश। इसीलिए ज़रूरी है कि कम से कम 3री क्लास तक की तो शिक्षा सबके लिए अनिवार्य कर दी जाए। जो लोग इस प्रकार के तर्क दे रहे हैं, ये या तो कभी स्कूल गए नहीं या नर्सरी में ही ड्रॉप आउट हुए हैं। अगर ये 3री क्लास तक भी पढ़े होते तो ये इस तरह का भयानक मूर्खतापूर्ण तर्क नहीं दे सकते थे कि पौधों में भी तो जान होती है। और अभी मैं जो इसके बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं उन पर तो आया ही नहीं हूं कि साहब पौधों में नर्वस सिस्टम होता कहाँ है कि उनको दर्द होगा, कि साहब पौधों में तो कई अंग ऐसे होते हैं जिनको पौधा स्वयं चाहता है कि आप खाएं। उदाहरण के लिए, जब आप एक पौधे का फल खाते हो तो पौधा बहुत प्रसन्न होता है, आपने पौधे पर एहसान किया। आप जब फल खा रहे हो तो अब आप उस प्रजाति का बीज जगह जगह पहुंचा रहे हो। पौधा आपको धन्यवाद बोलता है कि अच्छा किया तुमने मेरा फल तोड़ लिया और खा लिया, या सब्जी ले ली और खा लिया। पौधा चाहता है कि आप ऐसा करें। और हमने पूरे पौधे को भी नहीं मार दिया। आपने पूरे पौधे को नहीं मार दिया। इतना ही नहीं, पौधा ऐसा है जो स्वयं अपनी पत्तियां गिराता रहता है। और पौधा ऐसी चीज़ होता है जिसकी एक डाल टूट गई तो दूसरी उगाती है। जानवर की एक टांग काट देंगे दूसरी नहीं उगाती है। आपको पौधे और जानवर में अंतर नहीं दिख रहा? तो ये ऐसों की बुद्धि अभी 3री कक्षा में पहुंची नहीं, इनसे क्या बात करें? कोई आध्यात्मिक तर्क क्या दूं? मतलब थोड़ा बहुत विज्ञान पढ़ लें, थोड़े तथ्य जान लें, इतना ही पर्याप्त है। सर, अभी जो आपका कॉन्वर्सेशन चल रहा था उसमें कुछ पिक्चर्स मेरे दिमाग में उठ रही थी। पहले तो जैसे आपने ही बताया कि कोई आइसक्रीम खा रहा है, तो आपको लगता है सब कुछ ठीक है, मतलब आइसक्रीम ही तो खा रहा है। पर अगर वही आदमी कोई मेमने को पकड़ के बुचर कर रहा है या फिर ऐसी कोई वीडियो हो, तो वो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट कंटेंट कहा जाता है उसे। तो यूजुअली जब हम स्क्रॉल करते हैं फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, खासकर जो एनिमल राइट्स के वीडियोस आते हैं, तो उसमें नीचे लिखा आता है सेंसिटिव कंटेंट। सो दे आस्क आर in a way whether you want to open that video or not. तो और यूजुअली वी स्किप इट, क्योंकि ऐसा लगता है पता नहीं अंदर क्या होगा, किसी एनिमल को बुचर किया जा रहा होगा, किसी एनिमल को फाड़ दिया जा रहा हो। तो बस मेरे एग्जैक्टली दिमाग में वही आया, अगर ऐसी ही कोई वीडियो बने उसमें लिखा हो सेंसिटिव कंटेंट, और जब उसको हम ओपन करें तो एक आदमी अंदर बैठ के आइसक्रीम खा रहा हो, आई थिंक दैट मे इवन हिट दैट
इट डजंट लुक लाइक कि आप जब आइसक्रीम खा रहे हो और वो एक नॉर्मल से इवेंट है, बट वो उतना ही क्रूर है जितना आप किसी एनिमल को मार। बिल्कुल सही बात है, वो चीज़ एकदम सही बात है। किसी मेमने की हत्या की जा रही हो तो स्क्रीन पहले ही ब्लर हो जाती है सोशल मीडिया पे और लिख दिया जाता है व्यूअर डिस्क्रिशन एडवाइज्ड, एंड एज रिस्ट्रिक्शन ऑल्सो। एज रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, 70 चीज़ें कर देंगे। ये बड़ी गजब बात है, ये बड़ी। और दिन रात हम उन्हीं हत्याओं में साझीदार हो रहे हैं, तब क्यों नहीं उसमें व्यूअर डिस्क्रिशन लगता? कोई अगर स्क्रीन पर धूम्रपान कर रहा हो तो नीचे लिख देंगे बड़ा बड़ा कि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, और स्क्रीन पर कोई दूध पी रहा है तब वहाँ क्यों नहीं लिखा जाता कि ये एक हिंसात्मक कृत्य है, सावधान? तब क्यों नहीं लिखा जाता? ट्रिगर वार्निंग, ट्रिगर वार्निंग क्यों नहीं लिखते? एडिशनली बॉडी के लिए भी ख़राब है। जैसे अभी आपने कहा ना कि स्मोकिंग में लिखा आता रहता है कि दिस इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, ये आपके लिए ठीक नहीं है। एट द सेम टाइम दूध के लिए कुछ ऐसा, बिल्कुल, डेयरी में भी क्यों नहीं लिखा आता कि ये जो चीज़ है ये आपकी सेहत के लिए भी ख़राब है? कुछ भीतरी अज्ञान है और कुछ बाजारू स्वार्थ हैं, और नहीं कोई बात, इतना ही सा। इसी में एक दूसरी बात मैं डिस्कस करना चाहूँगा। अभी अभी हम डेटिंग के ऊपर बात कर रहे थे, तो हाल ही में सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में रहा है ये इंसिडेंट, जहाँ पे एक प्रेमी ने अपने प्रेमिका को पहले मारा, बड़ी क्रूरता से फिर उनके टुकड़े टुकड़े करके उनको ठिकाने लगाया। तो अगर हम एग्जैक्टली देखें कि यही प्रेमी प्रेमिका कुछ ही दिन पहले, थोड़ा इसमें अगर हम फोर्स ही कर पाए, एक साथ बैठे हुए हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं और उनके मुंह पे वो बल्कि क्रीम लगी हुई है और हंस रहे हैं और बहुत क्यूट लग रहा है ये सब चीज़ें। तो अगर हम फोर्स ही कर पाएँ कि जैसे ये जो अभी कत्ल उन्होंने किया वहाँ पर, और जो उस कत्ल करते हुए उनके हाथों में खून लगा होगा, एग्जैक्टली वैसे ही वहाँ पर भी हो रहा है, पर वो अभी दिख नहीं रहा। जब एक आदमी आइसक्रीम खा रहा है और उसके मुंह पे वो पूरा क्रीम लगा हुआ है, हाथों में क्रीम लगा हुआ है, वो कभी चाट भी रहा है ऐसे कुछ। सो अगर हम वो चीज़ ऑब्वियसली उसको, अगर हम इस इंसिडेंट को हम थोड़ा फोर्स ही कर सकें तो ये एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा होगा पहले, और हम अगर देख पाते तो इट कुड हैव बीन ऑफ ग्रेट हेल्प। मैं तो कहता ही हूँ ना कि अभी इन्हीं में से जो सबसे एक सनसनीखेज हादसा हुआ था, उसमें प्रेमिका की लाश को 35 टुकड़ों में काटा गया, और वो जो चाकू था वो जानवर का मांस काटने का चाकू था। और ये बात बड़ी सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है, कि तुमने जिस हथियार का निर्माण करा था जानवरों को काटने के लिए, उसी से इंसान कट रहा है। और यही हश्र होगा सब इंसानों का। तुमने जो जो चीज़ें ईजाद करी हैं दूसरों पर जुल्म करने के लिए, वो तुमको ही खा जाएंगी। तो कबीर साहब का है कि जाका गला तुम काटे हो सो फिर काट तुम्हार। जिसका तुम आज गला काट रहे हो वो कल तुम्हारा गला काटेगा। अब ये मत पूछना कि वो तो मर गया हो तो कैसे काटेगा, बस काट देता है। और ये बात किसी व्यक्ति को नहीं बोली गई है, ये बात पूरी मानवता को, पूरी मैनकाइंड को बोली गई है। एक प्रश्न है आपके लिए कुंतल, जैसे आप ही ने बताया कि यू हैव क्लाइम्ब द एवरेस्ट ट्वाइस, तो इस जगह पे एक इंसान का और एक जानवर का कैसा रिलेशनशिप होता है? मतलब आई एम रियली ईगर टू नो दैट, बिकॉज मैंने काफ़ी इंसिडेंट्स पढ़े हैं जहाँ ऐसे एक्सपीडिशंस हुए हैं, लोग दे हैव क्लाइम्ड वेरी हाई, और माइनस डिग्रीज़ में वहाँ पे टेम्परेचर है, और वहाँ ऐसे भी हुआ है कि जानवर छोड़िए, उन्होंने अपने ही जो साथी हैं, जो इंसान हैं, उनको मार के खाया है। तो आई जस्ट वांट टू नो, मतलब वहाँ उस इतने एक्सट्रीम कंडीशन में हाउ डज द, मतलब क्या रिलेशनशिप रहता है एक एनिमल के साथ? तो पहले तो मैन और वाइल्ड का रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी कमर्शियल एक्सपीडिशन पे जा रहे हो तो वहाँ तो डोमेस्टिक एनिमल्स आप यूज़ कर रहे हो। और जैसे मान लो अगर मैं हिमालय की बात करूँ, स्पेसिफिकली एवरेस्ट की बात करूँ, तो गधे यूज़ किए जाते हैं और यैक्स यूज़ की जाती है। यैक्स वहाँ मतलब वहाँ की हाई एल्टीट्यूड गाय बोल सकते हो यैक्स को।
तो ये दो यूज़ की जाती है वहाँ क्वाइट ऑफ्टन। और काफ़ी सारा सामान जैसे ले लो ऑन द वे जो विलेजेस है, अगर उनको सप्लाई करना है खाना पीना जो भी, तो सारा कुछ वो गधों और वो यैक्स के बैक पे जाता है। जैसे हमारा सामान ले लो, हमारा खाना ले लो, हमारा गेयर ले लो, हमारे रोप्स ले लो, जो सारा कुछ माउंटेन पे यूज़ होता है वो सारा बेस कैंप पहुंचने के लिए भी यैक्स को यूज़ किया जाता है। तो ये काफ़ी टाइम मेरे मन में आता है कि ठीक है, पर्सनली तो मैं वीगन हूँ, मेरा सारा खाना वीगन है, मेरा सारा पहनावा भी वीगन है, मैं मेरा खुद का सामान भी खुद ही उठा ले रहा हूँ जितना मेरे से बन पा रहा है, जितना तक मैं कंट्रोल कर सकता हूँ मैं मेरे और भी जो ज़्यादा सामान है, क्योंकि करीबन एक आध एक्सपीडिशन में 70 से 80 किलो जितना सामान एक आदमी लेके जाता है, वो भी मैंने हेलीकॉप्टर में भेज दिया समझो, मैंने बाईपास कर दिया, या मैंने ह्यूमन पोर्टर्स कर लिए जिनको मैं अच्छे से पे कर रहा हूँ, उनका अच्छे से टेक केयर कर रहा हूँ। बट कभी कभी चीज़ें हमारे कंट्रोल में भी नहीं होती है। जैसे अगर जो सामान ऊपर जाना है, कभी कभी 2 टन 3 टन 4 टन जितना सामान होता है और हेलीकॉप्टर्स बहुत महंगे होते हैं, तो वहाँ के लोग यैक्स को यूज़ करेंगे, गधों को यूज़ करेंगे, और ये सारा होता है। तो कभी कभी मैं अपने आप को भी क्वेश्चन करता हूँ कि क्या मेरा एक्सपीडिशन ट्रूली वीगन एक्सपीडिशन था, क्योंकि टू सर्टन डिग्री तो देखा जाए तो एनिमल्स कहीं तो यूज़ हुए ही है और एनिमल्स का कहीं तो शोषण हुआ ही है। और कितना भी बोल लो, अगर आप वहाँ के गधों के देखोगे तो चमड़ी पूरी उखड़ी हुई है, पूरे बोन्स दिख रहे हैं। एक गधे पे अगर 30 से 35 किलो समझो मैक्सिमम वो बेयर कर सकता है, तो उसके ऊपर 60 से 70 किलो डाल दिया। जैसे सर ने बोला कि हमेशा इकोनॉमिक्स की बात आ जाती है इन सब चीज़ में, आप कैसे अपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हो। वहाँ भी वो यैक को ऐसे ट्रीट करते हैं कि पूरे खुम्बू रीजन, मतलब पूरे एवरेस्ट रीजन में ऐसे बोला गया है कि यैक का स्लॉटर नहीं हो सकता है। पर आप जैसे ही पूरे वैली के थ्रू जाओगे और हर रेस्टोरेंट में जाओगे, हर रेस्टोरेंट में यैक स्टेक मिलता है। अभी एक जगह पे आप बोल रहे हो कि यैक का स्लॉटर नहीं हो सकता है, पर दूसरी जगह पे आप बोल रहे हो कि यहाँ तो सब जगह यैक स्टेक मिल रहा है। तो वो लोग क्या करेंगे, वैली में स्लॉटर नहीं करेंगे, पर अगर यैक थोड़ी बड़ी हो गई तो उसको काठमांडू भेज देंगे, वहाँ स्लॉटर करके वही यैक को वापस लेके आएंगे और वही यैक को खाएंगे। तुम यैक को अपनी माँ मानते हो, तुम यैक को इतना टेक केयर कर रहे हो, पर जब भी वो बूढ़ी हो गई तो किया क्या, उसको कत्ल कर दिया, उसको खा गए एट द एंड ऑफ द डे। और उसी यैक को वापस, अगर वो यैक 40 से 50 किलो उठा सकती है तो उसके भी ऊपर 100 किलो डाल दिया। कितनी सारी इंजरीज, आए दिन आप यूट्यूब पे जाओ और वीडियो देखो, यैक कहीं गिर गई पहाड़ से क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ओवरलोड कर दिया था, टांगे टूट गई, ये हो गया, कितनी इंजरीज। सर ने भी एक बहुत वीडियो किया था केदारनाथ के ऊपर कि वहाँ कितना क्रूअल्टी है म्यूल्स के ऊपर। यही सेम इश्यूज सारे के सारे एवरेस्ट के भी रीजन में, और फ्रैंकली स्पीकिंग हिमालय और सारे पहाड़ के रीजन में ये इश्यूज काफ़ी डीपली है, जहाँ एनिमल्स का शोषण किया जाता है उनको ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करने के लिए, और जैसे ही वो यूज़ ख़त्म हो गया उनको कत्ल करके जितना मांस खा सकते मांस खा लिया, बाकी जितना चमड़ा में यूज़ कर सकते, बाकी बोन्स को भी ग्राइंड करके उनका पाउडर बना के कहीं बेच देंगे, जिलेटिन बना दिया, ये कर दिया। पूरे एनिमल को टॉप टू बॉटम यूज़ कर लेते वो लोग, और उसको उसको एक मशीन की तरह यूज़ किया जाता है। वो सेंटिएंट बीइंग है, उसकी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है उस एनिमल की, उसको पूरा एक मशीन की तरह यूज़ करके उसका पूरा प्रॉफिट बना लिया है। तो ये होता है। तो सर कभी कभी यही क्वेश्चन मुझे आपको पूछना था कि सेम, और मैं लाइक आपने बोला कि पास्ट में कैसा था और वो सब, पर इस चीज़ में भी मुझे बहुत बार अपने को, मैंने फुल ट्राई किया, मेरा सारा गेयर सारा खाना सब कुछ मैंने अपने आप से उठाया, बट जितना मेरे कंट्रोल में था उतना मैंने किया। बट कभी कभी ऐसे भी लगता है कि मेरे कंट्रोल के बाहर भी बहुत चीज़ें थी और वहाँ भी एनिमल का शोषण हो रहा था। तो वो भी कभी कभी बहुत डिफिकल्ट लगता है कि कैसे कोप अप करूँ इसके साथ, कि क्या माइंडसेट होना चाहिए। बड़ी ताकतों से लड़िए और क्या। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर दुनिया की हवा ख़राब हो गई हो तो आप अपने घर की हवा साफ़ नहीं रख सकते, है ना। आप कोशिश पूरी कर लीजिए, कुछ हद तक आप सफल भी हो जाएंगे, पर गंदगी तो घुसी आएगी। अगर मोहल्ला ही पूरा गंदा हो तो आप ये नहीं कर पाएंगे कि आपके घर में इन्फेक्शन ना आए, भले ही आपने अपना घर व्यक्तिगत तौर पे कितना भी साफ़ रखा हो। तो सफाई से जब प्रेम हो
तो बड़ी चुनौती उठानी पड़ेगी ना। फिर जो बाहरी और बड़ी ताकतें हैं उनसे लड़ना पड़ेगा। फिर इतना ही पर्याप्त नहीं रहेगा कि मैं तो पाक साफ हूँ ना, मैं तो शुद्ध हूँ ना। फिर उस इंडिविजुअल प्योरिटी की महत्ता बहुत नहीं रह जाती है। वो फिर ज़्यादा यही हो जाता है कि जैसे कोई खुद को दिलासा दे रहा हो कि अब हमारा सब साफ है, हमारे घर में सफाई, ये मोहल्ला बहुत गंदा है। नहीं, पूरी दुनिया को साफ करने के आंदोलन से जुड़ना पड़ेगा। और नहीं तो आप यही पाएंगे कि कहीं ना कहीं दाग बचा रह जाता है। पहले बतख के पंख की प्रोटेक्टिव गियर थी, फिर आपने पाया कि याक का और गधों का तो अभी भी इस्तेमाल किया ही गया। तो अगर एकदम और कठोर होकर के मूल्यांकन करें तो अभी भी पशु क्रूरता तो हो ही गई। तो दाग बचा रह जाएगा। उस दाग को हटाने के लिए बड़ी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उम्र भर, और पूरी व्यवस्था ही बदलनी पड़ेगी। और व्यवस्था बदलने के लिए जो लोग व्यवस्था बनाते हैं, माने आम जनमानस, लोकतंत्र है ना, वो आम जनमानस को बदलना पड़ेगा। वही काम अभी हम यहाँ भी करने की कोशिश कर रहे हैं इस बातचीत के माध्यम से। क्योंकि मैं कहूँ मैं अच्छा आदमी हो जाऊँ और दुनिया बुरी पड़ी रहे तो ये संभव नहीं है। आध्यात्मिक संदर्भ में अगर मैं कहूँ कि मुझे मुक्ति मिल जाए और दुनिया बंधन में पड़ी है तो पड़ी रहे, वो संभव नहीं है। मैं कहता हूँ मुझे आनंद मिल जाए, दुनिया दुख में पड़ी है पड़ी रहे, वो संभव नहीं है। मुक्ति मिलेगी अगर तो सबको साथ ही मिलेगी। इस यात्रा में हम सब साझीदार हैं। तो संयुक्त प्रयास करते हैं, डट के लगे रहते हैं। जन्म लिया है तो जैसे जन्म लेने का ये ऋण है जो आजन्म चुकाना होगा, इसी संघर्ष के माध्यम से। तो इसको करते रहते हैं। और कुछ इसी कॉन्टेक्स्ट में कुंतल, एक क्वेश्चन है मेरा। अभी आपने बताया कि यॉर्क को स्पेसिफिकली जो ये हिमालयन रीजन है यहाँ पे स्लॉटर नहीं किया जाता। बट जस्ट एन अपडेट, मैं हाल ही में पढ़ रहा था कि गवर्नमेंट ने अब यॉर्क को भी रेयर किया जाएगा फॉर। आप नेपाल की बात कर रहे हैं? मैं नेपाल की बात कर रहा हूँ, खुम्बू रीजन, स्पेसिफिकली एवरेस्ट रीजन की बात कर रहा हूँ, जहाँ वो लोग याक का स्लॉटर इज बैंड। इट इज इन द लॉ दैट यू कैन नॉट स्लॉटर अ याक, बट एज एवरीवेयर लूप होल हमेशा फाइंड कर लेते हैं और वो लूप होल का यूज करते हैं, राइट। और नेचुरली याक मर गई इज अनदर लूप होल। अभी आपने उसको कुछ दे दिया और उसको मार दिया है, जो भी, आई डोंट नो, वट एवर हैपेंड, नेचुरली उसको मरना नहीं चाहिए था पर वो मर गई। फिर आपने उसको स्लॉटर करके उसका मांस खा लिया। तो और फाइनली वो लोग याक को भी काऊ की तरह यूज करते, वो लोग याक को भी काऊ की तरह मशीन, उसका भी दूध निकालते, उसका चीज बनाते, उसका पनीर बनाते। तो वही सेम साइकिल के थ्रू जाती है याक भी जो काऊ जाती है। फाइनली जब भी यूजलेस है तो उसको स्लॉटर करके उसका मांस खा गए। सो सेम प्रॉब्लम वहाँ भी है जो यहाँ है, सिर्फ इतना इंडस्ट्री लेवल पे नहीं हो रहा है, वहाँ प्रॉबली छोटे लेवल पे हो रहा है, बट प्रॉब्लम तो सेम ही है। एट द एंड ऑफ द डे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी होता है, वही सारे स्टेजेस के थ्रू याक भी गुजरती है, सब कुछ सेम है। और मेरे लिए तो ये भी है कि उस एनिमल का कंसेंट ही नहीं इन्वॉल्व है किसी भी चीज़ में, राइट। आप आर्टिफिशियली इंसेमिनेट भी उसके कंसेंट के अगेंस्ट हुआ है, क्योंकि एनिमल कंसेंट दे नहीं सकता है ह्यूमंस को, राइट। वो रिलेशनशिप ही नहीं है हमारे बीच में कि वो कंसेंट वो दे सके हमें। एनीवे, तो ये मेरा पॉइंट था। सर, इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करना चाहूँगा कि अभी हम बात कर रहे हैं कि वी आर ऑन द वर्ज ऑफ 6th मास एक्सटेंशन, और considering these kind of problems, climate change and all these things, veganism and all these topics should be the hot topics right away. पर हम इसके बजाय देख रहे हैं कि जो इवन गवर्नमेंट है वो forget about even talking about these matters, वो ऐसे कुछ regulations ला रहे हैं कि उन्होंने
यॉर्क मीट को भी अब कहा कि उसको ये लीगलाइज करिए या सरकार की दृष्टि अगले चुनाव तक जाती है, उसके आगे कौन सा एक्सटिंक्शन आएगा उससे सरकार को क्या लेना देना। अब 5 साल के अंदर सब एक्सटिंक्ट हो नहीं जाएंगे वोटर। अगर कोई ऐसी आपदा आ रही होती कि सरकार का जो पूरा वोटर बेस है वो 5 साल में मिटने वाला है, तब सरकार ज़रूर कुछ करेगी, क्योंकि लोग मर गए तो वोट कौन देगा। तो आप बात करते हो उन आपदाओं की जो 10, 20, 50 साल आगे हैं, और सरकार को मतलब है बस उन चीज़ों से जो 2 साल, 3 साल, अधिक से अधिक 4-5 साल आगे हैं। तो कोई सरकार उतनी दूरदृष्टिता दिखाएगी नहीं। इंसान को ही जगना पड़ेगा। आंतरिक जागरण के अलावा कोई रास्ता नहीं है। सरकारों पर निर्भर नहीं रह सकते। हाँ ये है, आप अगर जग जाओगे तो आप खुद ही फिर एक बेहतर सरकार चुन लोगे, लेकिन आप ये सोचो कि आप जैसे हो ऐसे ही बने रहो और सरकार आकर के आपका नेतृत्व और उद्धार कर दे, तो वो नहीं होने वाला। Agreed.